कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है? तो सुने, तो कल हमारा हो गया था टॉपिक खत्म और आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। ग्लेशियर द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स। तो लिखेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन आप सुन लेंगे यहां पर, ठीक है। नया चैप्टर है। देखिए, अर्थ में ग्लेशियल एज आती रहती है। समझ में आ गया? जिसको हम बोलते हैं ना आइस एज ही बोलते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइस एज। वैसे उसका नाम होता है ग्लेशियल एज, ठीक है, या ग्लेशियल पीरियड। मेरी बात समझ गई? ग्लेशियल एज में अर्थ का मैक्सिमम पार्ट बर्फ से ढका रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अर्थ का मैक्सिमम पार्ट रहता है। जैसे हम देखेंगे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, तो एग्जैक्टली ऐसी ही कंडीशन जो है ग्लेशियल एज में या ग्लेशियल पीरियड में अर्थ की रहती है। समझ आ गया? अब होता क्या है कि एक अर्थ में ग्लेशियल एज या ग्लेशियल पीरियड बहुत ही लंबे ड्यूरेशन का रहता है, लाखों सालों तक रहता है। इज इट क्लियर? उसके बाद धीरे धीरे करके बर्फ पिघलने लगती है और हम देखेंगे फिर बर्फ पिघल जाती है और अर्थ वार्म हो जाती है और ये जो बर्फ है वो पीछे हटने शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ गई? बर्फ पीछे हटेगी, ठीक है, रिट्रीट होती है। अब हम देखते हैं इस एज में, इसको हम बोलते हैं इंटर ग्लेशियल पीरियड। इतना समझ आ गया? और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी कम रहता है। मेरी बात समझ गई? उसके बाद हम देखेंगे कि दोबारा से जो है ग्लेशियल एज आती है, तो ये तुम्हारा मतलब ग्लेशियल फेज होगा, फिर से पीरियड होगा, फिर जो है इंटरग्लेशियल पीरियड। तो अर्थ की जो हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि कई बार जो है अर्थ पर ग्लेशियल पीरियड आया है। मेरी बात समझ? इस समय हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, जब अर्थ कंपैरेटिवली वार्म होनी शुरू होती है, आइस रिट्रीट होती है, पोल्स की ओर सीमित हो जाती है, ठीक है, और अर्थ गर्म होने लगती है। तो समझ आ गया? ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पीरियड में हम देखेंगे कि जब अर्थ गर्म होगी तो जहां बर्फ है वो पीछे हटेगी, ऐसे में घास के मैदान डेवलप होंगे, बर्फ हटेगी तो घास होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री में, ठीक है, इंटरग्लेशियल फेज में या पीरियड में ह्यूमंस ने जो है तरक्की की मतलब हम देखते हैं कि वो पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक की ओर आया। मेरी बात समझ गई? ये चीज जब अर्थ और गर्म होनी शुरू होगी तो अर्थ मतलब जो है ह्यूमंस ने और तरक्की की, उसने खेती करनी शुरू कर दी। मेरी बात समझ गई? और हम देखते हैं आज से लास्ट आइस एज, मतलब इससे पहले का जो आइस एज था वो तुम्हारा 1.5 लाख साल पहले था, और लास्ट फेज उसका आया लगभग जो है आज से 10 से 11 हजार साल पहले। मतलब समझ में आ गया? 10 से 11 हजार साल पहले वो ग्लेशियल पीरियड खत्म हुआ और उसको ड्यूरेशन था वो पूरा 1-1.5 लाख साल का था, बहुत लंबी ड्यूरेशन में था। इस समय हम लोग इंटर ग्लेशियल पीरियड में हैं।
समझ में आ गया, और खेती की जा रही है, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोबारा से क्या होगा, आइस एज आएगी, समझ में आ गया। तो ये अर्थ की हिस्ट्री में आता रहता है और जाता रहता है, तो समझ आ गया, ठीक है। ये अब यहाँ देखिए, अब इस ग्लेशियल पीरियड में जैसे बर्फ है, जैसे ये पूरी बर्फ है, तो ऐसे करके ये बर्फ इस तरह से, अब ये बर्फ के अंदर जो पत्थर इस तरह से ऐसे करके जो अंदर दफन थे अंदर, अब बर्फ पिघली, तब जाकर के हमको ये पत्थर दिखने शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ गई, इतनी मोटी परत है बर्फ की। तो अब क्या है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उस ग्लेशियल एज में इन ग्लेशियर्स ने जो लैंड फॉर्म्स बनाए हैं, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। जब ग्लेशियल प्रोसेस वर्क करता है तो वो किस किस तरह से लैंड फॉर्म बनाता है। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? अब ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो बर्फ है तो ऑब्वियसली बात है वो इरोजन भी करेगी, है ना, और डिपोजिशन भी करेगी। तो इरोजन और डिपोजिशन चलेगा, ठीक। जैसे नदी इरोजन भी करी थी, डिपोजिशन भी करी थी, तो यहाँ पर जो है ग्लेशियल इरोजन और डिपोजिशन दोनों करेगी। और हम देखेंगे इरोजिव लैंड फॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ द ग्लेशियर। बात समझ आ गई, ठीक है। ये इसको नोट कर लो। तो समझ आ रहा है? अब देखें, अच्छा तुम सवाल पूछोगे कि भाई आजकल तो इंडस्ट्रीज है, पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, CO2 एमिशन, ठीक है, तो बर्फ पिघल रही है। लेकिन आज से जो है हजारों साल पहले ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी जिससे कि बर्फ पिघली? समझ आ गया? तब कौन सी ग्लोबल वार्मिंग, तब भी ग्लोबल वार्मिंग हुई ना पूरा। अब आज के जो ओशियंस प्रॉपर्ली ये इंटरग्लेशियल फेज में बने हुए हैं। पहले तो लैंड बहुत दिखता था, समझे, क्योंकि बर्फ थी तो पानी बर्फ में लॉक था, समझ आ गया। तब कौन सी किसने ऐसा एमिशन किया, तब इंसान ने कैसे एमिशन किया होगा? तब तो नहीं किया होगा ना, सिंपल। बहुत में तो क्या होगा, देखें, अर्थ जो है नेचुरल साइकिल फॉलो करती है, और अर्थ में जो है ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल फेज आता रहता है। एक साइकिल होती है मिलानकोविच साइकिल, ठीक है, मिलानकोविच साइकिल। तो मिलानकोविच साइकिल बेसिकली वो साइकिल होती है जिसमें हम देखते हैं कि
ग्लेशियल इंटरग्लेशियल फेज आता रहता है। अब ये क्या है, तुम थोड़ा सा इसको ऐसे देख लो हल्का सा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अब अर्थ जो है ऐसे करके जो है घूमती है, ऐसे करके घूम रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक, ठीक है, ठीक, ये चीज है। अब होता क्या है कि ये जो इसकी ऑर्बिट है, ये इसकी ऑर्बिट फिक्स नहीं रहती है। मेरी बात समझ, कभी जो है ये बहुत ही हाईली इलेप्टिकल हो जाती है। मेरी बात मुझे समझ आ गई। धीरे धीरे करके जो है उसकी ऑर्बिट जो है सर्कुलर होने लगती है, फिर कभी सर्कुलर हो जाती है, फिर धीरे धीरे करते करते जो है, मेरी बात समझ गई, ऐसे करके उसकी ऑर्बिट में चेंज आता है। तो अर्थ होता क्या है कि कभी जो है मतलब यहां से ऐसे करके जाएगी तो बहुत दूर हो गई, बात में आ गई, क्या हो गई, बहुत दूर हो गई अर्थ, समझ आ गया। फिर क्या होगा, मतलब ये हजारों सालों में होता है, करते 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 जो है फिर धीरे धीरे इसकी ऑर्बिट में थोड़ा सा चेंज आएगा। मेरी बात में आ गई, ऐसे करते करते फिर कभी वो जो है नियरली सर्कुलर हो जाएगी। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं मिलानकोविच साइकिल, समझ में आ गया। तो कभी जो है अर्थ सन के बहुत पास आ जाएगी तो हम देखेंगे गर्मियां होनी होनी है, फिर कभी इलांगेशन बहुत बढ़ जाएगा उसका, तो ऐसे में सर्दियां होनी ही होनी है। इतना समझ आ गया। और ये नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग होगी, समझ आ गया। हालांकि आज वाली जो ग्लोबल वार्मिंग वो इंसानों द्वारा बनाई गई, समझ में आ गया, क्योंकि हम एमिशन कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो कोई एमिशन था नहीं, लेकिन ये साइकिल जो है एग्जिस्ट करती है। इतना समझ आ गया। ये है अभी प्रेजेंटली हम देखते हैं कि अर्थ वार्म हो रही है, लेकिन वार्म हो रही है तो उससे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये ओशन है, अर्थ जब वार्म होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, समुद्रों का, बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे तो सन की रे ज्यादा ब्लॉक होंगी, सन की ज्यादा ब्लॉक होंगी तो अर्थ में जो है सन की रेस कम आएंगी, कम आएंगी तो क्या हो जाएगा, उससे टेम्परेचर डाउन जाएगा, और टेम्परेचर डाउन जाएगा तो हम देखेंगे अर्थ में जो है पोल्स में बर्फ एक्यूमुलेट होने लगेगी। जैसे जैसे करके जो है बर्फ बनती रहती है, जो सन की रेस जितनी बर्फ होगी ये जो क्योंकि वाइट होती है उतना रिफ्लेक्ट करेगी इसको, उतना रिफ्लेक्ट करेगी, जितना ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है हम देखेंगे अर्थ कूल होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो चीज तुम्हारी बहुत सालों में आनी थी अब वो धीरे धीरे करके जल्दी आएगी। मतलब हम देखेंगे पहले तो एक्सट्रीम बढ़ेगी टेम्परेचर, समझ में आ गया, बढ़ रहा है, लेकिन जो है वो जो साइकिल आनी थी वो पहले ही इनिशिएट हो जाएगी और हम दोबारा से आइस एज में चले जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई। अर्थ में हमेशा आइस एज ही रही है, समझ आया, ठीक है, ये चीज, इज इट क्लियर। क्योंकि बर्फ अगर बढ़ेगी वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी सन की रेस को और वो कूल करेगी। मेरी बात समझ रही, अब आगे देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे ग्लेशियर क्या होता है। देखेंगे ग्लेशियर क्या है। देखें, मान लेते हैं कि ये पहाड़ है, ठीक है, और ये है घाटी, वैली, ठीक है। अब स्नोफॉल हुई, तो स्नोफॉल हुई तो हम देखेंगे यहां पर जो है ऐसे करके स्नोफॉल हो रही है इस तरह से, ठीक है। और हम देखेंगे घाटियों में भी बर्फ पड़ रही है, ऊपर काफी ऊपर,
तो यहाँ पर भी बर्फ पड़ जाएगी। ठीक। अब क्या होगा कि जो स्नो है, स्नोफॉल हो रही है, स्नो पे जब सन की रेस पड़ेंगी तो स्नो करती है सबलाइन। क्या करती है? सबलाइन करेगी। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है सॉलिड सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ गई? जिसे नोन है सब्लिमेशन। ठीक। स्नो सबलाइन करेगा। और अगर जो है जो आइस है, जैसे हमारी फ्रिज में रखी हुई है, ठीक है, वो क्या होगा? वो मेल्ट होगी। वो पिघलेगी नहीं पिघलेगी? तो मेल्टिंग मतलब सॉलिड टू लिक्विड। तो यहां पर हम देखेंगे मेल्टिंग होगी। स्नो सबलाइन करेगा, सीधा जो है गैस बनेगी उसकी। अब सुने, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल। अब स्नोफॉल होगा, यहां बर्फ इकट्ठी होगी। तो तुम देखते होगे जैसे कि लोग जाते हैं, बर्फ ऐसे पकड़ते हैं, फिर मारते हैं एक दूसरे को, कितनी आसानी से छन से टूट जाती है। वो बड़ी सॉफ्ट सी होती है, वो समझा के एकदम फ्लफी सी होती है। ठीक है ना? ये तो होता क्या है कि उस स्नो में, ठीक है, एयर ट्रैप रहती है और उसकी वजह से वो हल्की रहती है, उसकी डेंसिटी कम हो गई होती है। समझा आगे? अब जब तुम ऐसे किसी को ऐसे मारोगे, उसमें क्या है? हवा है, मतलब ऐसे होगा तो उसमें मतलब स्नो तो है ही, और वैसे आराम से टूट जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब यही स्नो जो है काफी दिनों तक पड़ी रहती है, तो इसमें से क्या होता है कि एयर निकलती रहती है, और ये क्या होता है कि ये स्नो जो है ये कॉम्पैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉम्पैक्ट, ठोस। मेरी बात समझ में आ गई? अब तुम इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली किसी के सर पे मारोगे तो सर खुल जाएगा ना उसका। या फिर तुम अगर इतना बड़ा जो है तुम सोच रहे हो कि बर्फ किसी में मारता हूँ, आंख सूजी रहेगी उसकी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्नो जो है तुम्हारी कॉम्पैक्ट हो जाती है। समझ आ गया? ठीक है। अब ध्यान देना, वो कॉम्पैक्ट होगी तो अब यहां पर हम देखेंगे ये कॉम्पैक्ट आइस है। दिस इज कॉम्पैक्ट आइस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां ध्यान देना क्या होगा कि पहले तो स्नो थी, अब कॉम्पैक्ट आइस हो गई है। अब हम देखेंगे घाटी है, वैली है। ठीक है, या देखो वैली है, ऐसे करके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका। ये पहाड़ है, ठीक है, और ये क्या है? ये जो है ये स्नो है। मेरी बात समझ आ गई तुमको? ऐसे करके कुछ इस तरह से है, मतलब ये कुछ इस तरह से ऐसे करके है। ये समझ आ रहा है? नीचे की तरफ ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये कॉम्पैक्ट मास है। अब क्या होगा कि ये जो कॉम्पैक्ट मास है आइस का, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये आगे की ओर मूव करेगा। मूव करेगा नहीं करेगा? ठीक है। अब सुनो, अब हो क्या रहा, मतलब होता क्या है कि जब ये जो बर्फ है, ये बर्फ जब इसकी वॉल से टकराती है, टकरा ही रही है, तो ऐसे में क्या होगा, हम देखेंगे इसमें प्रेशर पड़ेगा। समझ गया? बर्फ है, बर्फ में प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और जब वो प्रेशर पड़ेगा तो हम देखेंगे ये बर्फ जो है मेल्ट हो जाएगी। ये वाला जो रीजन है, इधर रीजन, पूरा रीजन जो है जो कि कांटेक्ट में है पहाड़ की दीवारों के। समझ आ गया? जैसे मान लीजिए पहाड़ की दीवार है और यहाँ पर बर्फ है, तो हम देखेंगे कि ये इस एरिया में जो बर्फ होगी, इस एरिया में, इस एरिया में, समझ में आ गया? ठीक है, उनमें प्रेशर पड़ रहा है, और हम देखेंगे ये वाला रीजन जो है इस तरह से आपका हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। मेरी बात में आ गई? ठीक है, ये ऑलरेडी। और हम देखेंगे यहाँ पर जो है, क्योंकि मेल्टिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है, मेल्टिंग हो रही है ऐसे करके, ये मेल्टिंग हो जाएगी, और हम देखेंगे मेल्टिंग होने की वजह से इस बर्फ में, ठीक है, एक लुब्रिकेशन आ जाएगा, और वो बर्फ बड़ा आसानी से आगे की ओर बढ़ेगी, टुवर्ड्स द वैली, घाटी की ओर बढ़ेगी।
समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इसी चीज को हम बोलेंगे ग्लेशियर। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी। क्यों? जैसे नदी फ्लो करती है वैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारा फ्लो कर रहा है, तो दिस इज नोन एज रिवर ऑफ आइस। अब इसको हम हिंदी बोलते हैं हिमनद। समझ आ गया? ठीक है, हिम की नदी, समझा? ये रिवर ऑफ आइस, इसको ग्लेशियर बोलते हैं। समझ आ रहा है? अब क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ेगा तो घाट, देखो ऐसे करके पहाड़ है, तो ऊपर की ओर आएंगे तो टेम्परेचर कम है, नीचे की ओर आएंगे टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, घाटी की तरफ ये वाला रीजन पहले आएगा। ये जब पहले आएगा तो हम देखेंगे कि ये पिघलना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा ना। देखो कि ऊपर की तरफ तो जो है ठंडा है, सबसे पहले यही होगा क्योंकि ये आ रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि ये पिघलेगा और यहां से जो है इस तरह से जो है स्ट्रीम निकलनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात को समझ में आ गई? तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे की ओर आ रहा है और जब वो घाटी की ओर आएगा तो वो धीरे धीरे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और उससे हमारी स्ट्रीम बन जाएगी। तो समझ आ गई? कंसिक्वेंट स्ट्रीम, इंसिक्वेंट स्ट्रीम, बताया था ना? ठीक है, ये चीज। इज इट क्लियर? ग्लेशियर से नदी कैसे बन रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम देखेंगे ग्लेशियर मूव कर रहा है आगे की ओर। अच्छा, स्नो तो सबलाइम कर रही थी, अब ये कॉम्पैक्ट मास है तो ये तो पिघलेगा, तो मेल्ट होगा तो इससे स्ट्रीम बनेगी, पानी बनेगा, और हम देखेंगे ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आता रहेगा। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ गया। सपोज करो यहां आ गया ये, ठीक है, जब नीचे आ गया ये तो ये पोर्शन खाली हो गया पूरा। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, जैसे करके नीचे आ रहा है वो छोटा, मतलब ऐसा था, नीचे आ रहा है छोटा हो रहा है, छोटा करते करते अब कहाँ जा रहा है, उसकी नदी बन रही है, नदी बन रही है ना, तो ग्लेशियर छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि फिर सर्दियां आएंगी, सर्दियां आएंगी तो हम देखेंगे पहाड़ों में बर्फ पड़ेगी और ऊपर वाले पोर्शन में बर्फ पड़ेगी और हम देखेंगे दोबारा रिकवर हो जाएगा, मतलब जितना ग्लेशियर था उतना वापस आ जाएगा। समझ में आ गया? वाटर साइकिल, रिवर्समेंट, पानी, उसका बर्फ का पानी बना, उस पर पानी बर्फ के रूप में, ठीक है ना, प्लेन्स में वो बारिश होगी और पहाड़ों में बर्फ पड़ जाएगी और हम देखेंगे जितना था उतना का उतना रिकवर हो जाएगा। समझा है? अगर हम देखेंगे कि ज्यादा बर्फ ना पड़े तो तब क्या होगा, इसका मतलब ग्लेशियर तब छोटा होता चला जाएगा, तो हम बोलेंगे ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है। रिट्रीट मतलब पीछे की ओर हट रहा है। पीछे हट रहा का मतलब जो है पहले यहाँ था, इस तरफ आता था, अब क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब हम देखेंगे वो यहाँ पर आकर के ही वो पिघल रहा है, तो हम देखेंगे वो पीछे की ओर हटना शुरू हो गया। तो मतलब आपकी जो ये जो घाटी थी इस तरह से ऐसे करके, तो हम देखेंगे वो धीरे धीरे करके पीछे की ओर, इस घाटी में पीछे की ओर बढ़ना शुरू होगा और हम देखें इसको बोलेंगे ग्लेशियल रिट्रीट। रिट्रीट मतलब पीछे की ओर हटना। इज इट क्लियर? पहले यहां आ रहा था, अब वो इस तरफ आ जाएगा और ऐसे करते करते हम देखेंगे ग्लेशियर छोटा होता चला जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये इसलिए हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या देखा जाएगा, हमारा जो है बर्फ ज़्यादा नहीं बनेगी क्योंकि गर्मी है, तो क्या होगा, ग्लेशियर रिट्रीट होगा, ग्लेशियर कम होगा और ऐसे करते करते यही रफ्तार चलती रही तो ग्लेशियर पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, नदी कैसे बनेगी, तो नदी सूख जाएगी। समझ आ गया? बस उसके रिवर बेड्स बच जाएंगे। इतना समझ आ गया मेरी बात? ठीक है, ये चीज, इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो। कुछ समझ आ रहा है? किसका?
तो एवलांच में तो क्या होता है कि ये एवलांच में तो जैसे स्लोप है, उसमें बर्फ इकट्ठी हो रखी है, बर्फ है स्लोप, ठीक है, तो वो पूरी बर्फ से नीचे आती है। हाँ बस, बात नहीं। बच्चे कहाँ हैं आज, काम आए? बाकी लोग कहाँ हुए आज? सिमरन, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं आजकल? एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल? जी, हाँ बोलो। स्नोफ्लेक्स, वो तो वो हो गया एक्चुअली, वो तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। हाँ फिजिक्स हो गया वो, ठीक है ना, ये चीज़ एक्चुअली इतना जान लो कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होता है, एक पर्टिकुलर लैटिस होता है जिसमें वो अरेंज होता है उसके मॉलिक्यूल्स। तो हम देखते हैं हाँ वो उसी हिसाब से बनेगा, तो ऐसे करके वो स्नोफ्लेक्स बन जाएंगे इस तरह से वो। तो पानी जब फ्रीज होगा तो इस फॉर्म में हो जाएगा वो, उसके फ्लेक्स बनेंगे इस तरह से। हाँ अब जैसे स्नोफ्लेक्स हैं इस तरह से, इनके बीच में हवा है ऐसे करके है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करते करते क्या हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट होती रहेगी, हवा निकलती रहेगी, तो वो कॉम्पैक्ट आइस बन जाएगी फिर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो तुम्हें पता चल गया ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस। और जब ग्लेशियर जो है घाटी की तरफ आएगा तो वो क्या होगा, वो पिघलेगा और उससे स्ट्रीम बनेगी, ठीक है। अब सुने, अब मान लेते हैं ये हम ऐसे देख रहे हैं कि ग्लेशियर है नीचे और तुम हेलीकॉप्टर से जा रही हो ऊपर से, समझ में आ गए, तो तुम ऐसे नीचे देख रही हो, ठीक। अब ध्यान देना यहां पर जो है ग्लेशियर कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ठीक। ये ग्लेशियर है, ये पहाड़ी है, और ये जो है, ठीक है, ये जो है ये ग्लेशियर है, तो समझ आ गया। तो ये तुम्हारा बन रहा है ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है। अब देखो क्या होगा, गौर से देखना, ठीक है, ये ग्लेशियर हो गया, ठीक है, इस तरह से। और ये उसका, ये हम उसका थोड़ा सा 3D टाइप का बना देते हैं इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके ये चीज़ है, ठीक है, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसे कुछ है, ठीक है। अब सुने, या चलो उसको ऐसे सीधा सीधा बना देता हूँ फिलहाल, ठीक है, इस तरह से। अब देखें, ये ग्लेशियर है,
अब क्या होगा, गौर से देखिए, ये कुछ इस तरह से ग्लेशियर है। यहां पर हम क्या करते हैं, हम जो है यहां पर इसके ठीक इधर हम कुछ खंबे गाड़ देते हैं, सपोज, ठीक है, हमने खंबे गाड़ दी। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, ध्यान देना कि जो रीजन, ठीक है, मतलब बर्फ का ये पोर्शन जो दीवारों पे लग रहा है, मेरी बात समझ में आ गई? अब जब वो मूव करेगा बर्फ, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, यहीं पर लगेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्योंकि दीवार पे टच कर रहा है। इसका मतलब जब ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है तो हम देखेंगे कि ग्लेशियर और माउंटेन की वॉल्स के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा, तो ग्लेशियर इजीली मूव नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? सिमिलरली तो हम देखेंगे एक तो इस वॉल पे, दूसरा इस वॉल पे, और ग्राउंड भी तो है। समझ में आ गया? ठीक है, यहां पर हम देखेंगे ग्लेशियर आसानी से मूव नहीं करेगा, और जैसे जैसे करके हम जो है बीच में आएंगे ग्लेशियर के, तो वो इजीली मूव करेगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या करेगा, इस तरह से इजीली मूव करेगा। ठीक, जाओ। हाँ, अब सुने, अब क्या होगा, हम देखेंगे कुछ दिनों बाद, 3-4 दिन बाद जो है, ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स हमको कुछ ऐसे नजर आएंगे। ये कुछ पोल्स हमको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि बीच वाला पोर्शन जो है इजीली मूव कर रहा है आगे, इससे पीछे वाले थोड़े कम मूव कर रहे हैं, इधर वाले जो दीवार पे लगे हुए हैं, मतलब थोड़ा सा वॉल्स पे, वो कम मूव कर रहे हैं। तो यहां हम देखेंगे ग्लेशियर का मूवमेंट बीच में ज्यादा है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? तो इसका मतलब मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है ग्लेशियर की, वो मीडियल पार्ट में होती है, बीच में होती है। ग्लेशियर यूनिफॉर्मली एक रफ्तार से मूव नहीं करता। मेरी बात समझ गई? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा कि जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये भी ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि ये तो आगे बढ़ गया, तो जो ये जो स्ट्रेट था, ये भी ऐसे करके तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। मुझे बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर ये है मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर, तो उसका यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, बीच में ज़्यादा आगे मूव करेगा, पीछे कम मूव करेगा, और ऐसे करते करते ये पोल्स जो है आगे की ओर ऐसे करके शिफ्ट होते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो उसको बना लो, मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ओ चलो ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा ग्लेशियर। ठीक है, और ये बर्फ की मान लेते हैं दीवारें हैं, ऐसे करके बर्फ की दीवारें हैं इस तरह से ये हैं, और यहाँ, और ये कुछ इस तरह से ऐसे करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें आ गया, ऐसे करके ये आ गया। Is it clear? So this is the movement of glacier. अच्छा, और ये जो आगे जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे टंग ऑफ द ग्लेशियर। टंग ऑफ द ग्लेशियर।
इट इज ऑल्सो नोन एज स्नाउट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नाउट, ठीक है ना, स्नाउट है, ग्लेशियर की जीभ है ये। अच्छा, माउंटेन टर्मिनोलॉजी में, हाँ हाँ। और यहाँ पर स्नाउट क्या होता है ग्लेशियोलॉजी की टर्म में, ठीक है ना, ग्लेशियोलॉजी में, कि जो उसका जो प्रोजेक्टिंग पार्ट है किसका, ग्लेशियर का जो आगे बढ़ा हुआ पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्नाउट, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। या फिर टंग, जीभ जिसे आकर के दिखाई दे रही तुमको, समझ आ गया, ये चीज नोट कर लिया, बना दिया। चलो दिखाते हैं तुम्हें, अगर नेट चल रहा है तो। नेट ही चल रहा है क्या? बहुत स्लो चल रहा है नेट। बहुत स्लो चल रहा है, खैर ठीक है, नहीं हो रहा ना, चलो छोड़ो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब टॉपिक लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन, लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन, लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन, ठीक है। अब सुने, मतलब ये बता रहा है कि हाईलैंड्स पर, ऊपर पहाड़ों में ग्लेशियर के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं। मेरी बात को समझ आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहाड़ों में ग्लेशियर के कारण, क्योंकि ग्लेशियर क्या करेगा, इरोजन करेगा, समझ आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनेंगे। अब सुनिए, सबसे पहले हम देखेंगे सर्क और कॉरी और क्वेम, सर्क और कॉरी और क्वेम, ठीक है। ये नाम थोड़ा अटपटे हैं इसमें, ठीक है। अब यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है, ये लैंड है और यहां पर है हमारा ग्लेशियर, ठीक है, ये ग्लेशियर है,
जैसे पहाड़ है, उसके ऊपर ग्लेशियर है, तो साइड, ठीक है ये। अब यहां ध्यान देना गौर से। अब होगा क्या कि ग्लेशियर बहुत ही बड़ा होता है, हजारों लाखों क्विंटल का होता है, बहुत भारी है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसके यहां पर, जहां पर वो नीचे ग्राउंड में टच कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, मिट्टी पत्थर होंगे, इसमें मिट्टी पत्थर होंगे। और जब ग्लेशियर मूव करेगा तो, अच्छा ग्लेशियर की बहुत भारी है, और तो वो क्या होगा, ग्लेशियर वो उस मिट्टी पत्थर को ऐसे करके आगे बढ़ाएगा, पत्थर है आगे बढ़ाएगा। तो वो पत्थर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, किसको, इस माउंटेन वॉल को तोड़ेंगे। मेरी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्योंकि वो पत्थरों को तोड़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्लकिंग एक्शन ऑफ द ग्लेशियर। क्या बोलेंगे, प्लक, टू प्लक, डोंट प्लक द फ्लावर, समझ में आगे बोलते ना, तो प्लकिंग एक्शन, ठीक है सुमन। तो हम बोलेंगे ग्लेशियर ने क्या किया, तोड़ दिया। इसका मतलब जो माउंटेन की वॉल्स थी वो अब क्या हो जाएंगी, वो रग्ड हो जाएंगी, समझ आ गया। ऐसी स्ट्रेट ना रह करके वो क्या हो जाएंगी, वो ऐसे करके जो है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से ऐसे करके वो हो जाएंगी। मेरी बात में आ गई, तोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब देखो यहां पर, हाँ ऐसे करके हो जाएंगे। अब क्योंकि ग्लेशियर नीचे की ओर आ रहा है, तो ग्लेशियर का भार नीचे की ओर लगेगा, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो है ज्यादा भार लगेगा, और हम देखेंगे ज्यादा प्लकिंग एक्शन होगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो हम देखेंगे कि ये ग्लेशियर जो है ऐसे प्लग करते हुए हम देखेंगे इस तरह से जो है माउंटेन को वो कुछ इस तरह से कर देगा, ऐसे कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या है कि ग्लेशियर तो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर भी ग्लेशियर ही है, मतलब यहां पर जो डिप्रेशन बना हुआ है वहां पर भी क्या होगा, बर्फ ही होगी। तो अब हम देखेंगे यहां पर ये क्या हो रहा है कि ये इस तरह से जो है बर्फ है, और ये पूरा ग्लेशियर अब आगे की ओर मूव कर रहा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, इज इट क्लियर। धीरे धीरे करके क्या होगा कि ग्लेशियर आ रहा है, फिर क्या होगा, वो पिघलेगा, समझा गया। और हर साल जो है ग्लेशियर आगे बढ़ेगा, तो हर साल वो प्लकिंग करेगा, और ये जो डिप्रेशन है, पहले तो डिप्रेशन कम रहा होगा, फिर धीरे धीरे करते करते डिप्रेशन बढ़ाएगा वो। मेरी बात समझ में गई। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि जब पूरा ग्लेशियर पिघल गया, जब आइस एज थी तो ग्लेशियर कर रहा था, अब आइस एज चली गई, समझा गया। तो आइस एज ने, वो तो ग्लेशियर पिघल गए, और उसने जो लैंडफॉर्म थे तब जाके हम उसको उसके लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं। मेरी बात मुझे समझ आ गई। जब तक तो बर्फ के अंदर रहे होंगे तब तक तो दिखाई नहीं दिए होंगे। अब ग्लेशियर एज चली गई, तो अब हम देखेंगे हमको कुछ पहाड़ कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा हमको। ये डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन बन गया, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे सर्क, या फिर कॉरी, या फिर हम बोलेंगे क्वेम, CWM, क्वेम, समझ में आए। ये डिप्रेशन बन गया, और ये जो डिप्रेशन है ये हॉर्स शू, घोड़े की नाल की जिस आकार का, वो डिप्रेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में, ठीक है, ये चीज है। और जब तक ग्लेशियर था तो होगा क्या कि इस रीजन में, ठीक है, यहां पर बर्फ भी थी, बर्फ रही होगी। तो अगर यहां पर बर्फ है, यहां पर बर्फ है, या मान लेते हैं कि इधर पर बर्फ भरी हुई है, तो इस बर्फ को हम कह देंगे नेवे, क्या बोल देंगे, नेवे और फर्न, क्या बोल देंगे, नेवे और फर्न। मेरी बात मुझे समझ में आ गई। सुने, ग्लेशियर मूव कर रहा था, ग्लेशियर के नीचे मिट्टी पत्थर है, ग्लेशियर मूव करेगा तो मिट्टी पत्थर वो पहाड़ों की वॉर को जो है क्या होंगे, रगड़ेंगे, रग करेंगे। और हम देखेंगे करते करते जो है वो, क्योंकि ग्लेशियर का भार नीचे ज्यादा लग रहा है, तो वो ज्यादा नीचे जो है रगड़ करेगा, और धीरे धीरे करके एक डिप्रेशन बनता चला जाएगा। इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे सर्क और कॉरी या क्विम। और जब यहां पर इसमें बर्फ जमा है, उस बर्फ को हम बोलेंगे नेवे और फर्न, क्या बोलेंगे, नेवे और फर्न।
कुछ समझ में आ गया? ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है नेवे और फर्न है, नेवे और फर्न, ठीक है, ये चीज है। अब धीरे धीरे करते करते ये बर्फ पिघल गई, पिघल गई, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक झील बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? क्या बन जाएगी? झील बनेगी, ये पूरा झील है, ठीक है। तो इस लेक को हम बोलेंगे सर्क लेक। क्या बोलेंगे? सर्क लेक, ठीक है। या इसको हम टार्न भी बोल देते हैं, TARN, टार्न। मुश्किल है नाम, समझ में आ गया? सर्क कॉरिक्विम वो हॉर्सशू शेप डिप्रेशन है, ठीक है। उस डिप्रेशन में बर्फ जो जमा है, नेवे और फर्न, समझ में आ गया? और वो अगर बर्फ पिघल जाती है और वो झील बना देती है तो वो क्या बन जाएगा? टार्न, नैनीताल। जितने ताल है, समझ में आ गया? मतलब आइस एज में ये पूरा हिमालय जो है पूरा कवर्ड था, पूरा नीचे तक, समझ में आ गया? घाटियों तक। और ठीक है ना, और हम देखेंगे उसे डिप्रेशन बनाया, डिप्रेशन बनाया, बनाया, और वो जो नेवे थी वो पिघल गई, वो तुम्हारा नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, भीम ताल, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसा ताल, समझ आ गया? पहाड़ों के नीचे। मेरी बात को समझ आ गई? तो पहाड़ों में जो ताल है मोस्टली वो क्या है? टार्न है। मेरी बात समझ गई? इसका मतलब ग्लेशियर ने क्या कहा? पहाड़ों के नीचे, तुम देख रहे होंगे नैनीताल जब तुम गए होंगे कभी, तो पहाड़ के नीचे डिप्रेशन है वो, और उसमें पानी इकट्ठा हो रखा है। तो मतलब कभी जो है पूरा का पूरा जो हिमालय है उसमें ग्लेशियर ही रहा होगा और पहाड़ दिखता ही नहीं होगा। समझ आ गया? धीरे धीरे करके बर्फ पिघलती रही, पिघलती रही, ठीक है, और हम देखेंगे तब हमको वो दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो सर्क, कॉरी या क्वेम, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। इसमें इंग्लिश के नाम नहीं मिलेंगे तुम्हें, बहुत कम नाम मिलेंगे। मेरी बात समझ गई? क्योंकि जहां होते हैं वहां यूरोप में ज्यादा देखे जाते हैं इस तरफ से, ठीक है। ये तो नेवे और फर्न, ठीक है, सर्क लेक या कॉरी लेक भी कह सकते हैं उसको हम, या उसको हम टार्न भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? उसको नोट कर लो, चलो। तो उत्तराखंड में जो मैक्सिमम झीलें हैं पहाड़ों में वो क्या है? सर्क लेक है और टार्न है। समझ में आ गया? अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि जरूर नहीं है कि सर्क में जो है पानी भरे, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? जगह बच गई। उत्तराखंड में वो कौन सी जगह है जहां बद्रीनाथ धाम है ना, पूरा रीजन वो सर्क पे तो है, पूरा डिप्रेशन है, वहां पर बद्रीनाथ बसा हुआ है, तो वो क्या है? डिप्रेशन है, वो सर्क है। समझ में आ गया? अगर पानी जम गया तो टांड। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है। समझ लेना, वो तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है।
कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी? अब लिखेंगे नेक्स्ट लैंडफॉर्म। एरेथेज एंड पिरामिडल पीक। पिरामिडल पीक, एरेथेज एंड पिरामिडल पीक। एरेथे फ्रेंच वर्ड है, समझ में आ गई? एरेथे, जैसे क्विम एक वेल्श वर्ड है, क्विम वेल्श है, समझ में आ गया? इसमें जल्दी तुम्हारा तुमको फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, वेल्श, स्कॉटिश ऐसे वर्ड मिलेंगे, ठीक है। एरेथे, अब ध्यान देना, एरेथन पिरामिडल पीक, जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से एक पहाड़ है, ठीक, और यहां पर हमने देखा, सपोज यहां पर जो है ऐसे करके एक ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है? ऐसे टुवर्ड्स द वैली जा रहा है, ठीक। अब धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा कि ग्लेशियर जो है इस एरिया को रगड़ करेगा, नहीं करेगा? तोड़ेगा, तोड़ेगा ऐसे करके जो है, ऐसे करके डिप्रेशन बनेगा, नहीं बनेगा? फिर धीरे धीरे करते करते वो हर बार आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके वो डिप्रेशन बनाता चला जाएगा इस तरह से, फिर इस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा उस तरह से? ये चीज, और मान लेते हैं कि यहाँ पर भी ऐसे भी इस तरफ भी जो है मान लेते हैं एक ग्लेशियर मूव कर रहा है आगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो इस एरिया को भी रगड़ करेगा, ऐसे ऐसे करके रगड़ करेगा, ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा इस तरह से, और हम देखेंगे कुछ समय बाद जो है तुम्हारा कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है ये ऐसे करके डिप्रेशन बन जाएगा तुम्हारा, और हम देखेंगे ये क्या होगा, दिस इज, ये तो बन गई कौरी, कौरी 1, और ये बन गया कौरी 2, समझ में आ गया? और ये जो पीक है, नाइफ एज्ड पीक, नाइफ एज्ड पीक, चाकू की धार में से आकर के, उसको हम बोलेंगे एरेथे। क्या बोल देंगे? एरेथे बोल देंगे। कुछ समझ आ रहा है? तो हम देखेंगे कि जब when two quarries cut back each other, टू कॉरीज है तो कॉरी 1 कॉरी 2 एक ऐसे करके कट कर रही है, तो ऐसे हम देखेंगे जो पीक बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसे ऐसे लगेगा जैसे चाकू की नोक जैसे आकर की, तो उस पीक को हम बोलेंगे एरेथे, फ्रेंच वर्ड है। कुछ समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लो, एरेथे। तो तुम उसको कैसे लिखोगे? when two quarries cut back each other, they'll produce a peak called as erethe. It is a knife edged peak. It is a knife edged peak.
नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देखें, अब पिरामिड पीक क्या हुई, तुमने देखा होगा पिरामिड कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता नहीं, ऐसा है, एक साइड दूसरी साइड ऐसे करके साइड होगी उसकी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पर तुम देखो कि इस तरह से एक डिप्रेशन बन रहा है, कौरी इस पहाड़ के बेस में ऐसे करके कुछ डिप्रेशन बन जाएगा, मेरी बात में कुछ इस तरह डिप्रेशन बनेगा। तो अगर जो है दो से ज्यादा कौरी कट कर रही है पहाड़ में, तो तुम्हारे पिरामिड तो जो पीक बनेगी वो पिरामिड जैसे दिखाई देगी, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, सिंपल, समझ में आ गया। यू कैन से व्हेन टू और मोर कॉरीज कट बैक ईच अदर दे विल प्रोड्यूस अ पीक कॉल्ड एज पिरामिडल पीक। समझ में आ गया, लिखेंगे पिरामिडल पीक व्हेन टू और मोर कॉरीज cut back each other, when two or more cauries cut back each other, they produce a pyramidal peak, they produce a pyramidal peak। वो क्या बनाएंगे, पिरामिडल पीक बनाएंगे। अब पिरामिडल पीक का सबसे अच्छा एग्जांपल है, एकमात्र सबसे अच्छा, मैटरहॉर्न पीक, मैटरहॉर्न पीक, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है ये, स्विट्जरलैंड। एग्जाम्पल लिखेंगे मैटरहॉर्न पीक, ये चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा ये, अब जाके खुलाइए बताओ, अभी चलता ही नहीं है ये, अभी भी नहीं चल रहा है ढंग से। चलो रहने दो उसको, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लैंडफॉर्म बर्गस्क्रंड एंड क्रेवासेस, बर्गस्क्रंड एंड क्रेवासेस। जैसे मान लेते हैं कि ये एक, ठीक है,
ये एक ग्लेशियर है, ठीक, समझ आया? वर्ड से देखो, अब ये ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है, ग्लेशियर आगे बढ़ रहा है, और हम, अच्छा ये क्या है, कॉरी और सर्क बताया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अच्छा ये रग्ड तो करेगा इसको, ठीक है, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे करके माउंटेन वॉल्स जो है क्या हो जाएंगी, ये रग्ड हो जाएंगी इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब होता क्या है कि ग्लेशियर आगे मूव करता है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ग्लेशियर में जब वो नीचे उतर रहा है कॉरी की तरफ, ठीक है, तो वो ऐसे हुआ और अपने भार से जो है वो आगे बढ़ा और उसमें एक दरार पड़ गई, उसमें क्या पड़ गई, दरार पड़ गई, और हम देखेंगे कि उसमें जो है एक ऐसे करके क्रैक डेवलप हो गया। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ये चीज है। और ये जो क्रैक, अगर बर्फ पड़ती रहे तो ये तो क्रैक भर जाएगा, लेकिन गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि इस बर्फ पड़ती नहीं है, तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि ये जो है, ठीक है, ऐसे करके जो है ये जो आपका इस तरह से है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से, मेरी बात में ये जो ग्लेशियर है इसमें क्रैक पड़ गया, ठीक है, इस क्रैक को हम बोलेंगे बर्गस्क्रंड, बर्गस्क्रंड, जो कि एक बेसिकली जो कि एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, बर्गस्क्रंड क्या है, एक जर्मन वर्ड है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिमाए, रिमाए एक फ्रेंच वर्ड है, बर्गस्क्रंड या रिमाए, मेरी बात समझ में गई। अब ऐसा क्रैक जो है तुम्हारा कब डेवलप होगा, गर्मियों में डेवलप होगा, कि जब कोई नई बर्फ नहीं पड़ रखी है उस जो है क्रैक को रिप्लेस करने के लिए, मेरी बात समझ में गई, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जब ग्लेशियर कॉरी में आया और उसके बाद वो ऐसे आगे जा रहा है, समझ आ गया, ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे ही वो टर्न हो रहा है तो यहां पर कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब ग्लेशियर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, उसमें क्रैक पड़ेंगे, ठीक है। सपोज करो ये हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये थी, और यहां से ऐसे करके जो है आपके कुछ क्रैक डेवलप हो गए इस तरह से, इस तरह से, समझ आया। अब बर्फ पड़ती तो रिप्लेस हो जाता, तो ठीक है ना, अब गर्मियों में नहीं रिप्लेस हो रहा है, तो इन इन यहां पर इनको हम बोलेंगे क्रेवासेस, क्या बोलेंगे, क्रेवासेस। दोनों में फर्क क्या है, कॉरी के बाद क्रेवासेस आएंगे, कॉरी से बहुत पहले जब ग्लेशियर शुरू हो रहा है, या हम बोलेंगे जब नीचे कॉरी की तरफ जा रहा है, देन वी हैव द रिमाई और द बर्गस्क्रंड। कुछ समझ आ रहा है, नीचे आकर के जब वो कॉरी के आगे बढ़ा और वो ऐसे टर्न हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे क्रैक्स पड़ेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रेवासेस। मेरी बात में समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज उसको नोट कर लो, क्रेवासेस और रिमाए। ये रिमाए और क्रेवासेस बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, जो माउंटेनियरिंग करते हैं उनके लिए बड़े खतरनाक है ये, ठीक है।
क्योंकि होता क्या है कि जैसे फ्रॉस्ट पड़ती रहती है और ये कवर्ड, वो मतलब ऊपर से दिखाई नहीं देते, मतलब हल्का सा फ्रॉस्ट है और समझ आ गया, ऊपर से ग्लेशियर वाइट है एकदम से। अब क्या, इंसान जा रहा है उसको पता नहीं चलेगा और वो सीधा नीचे। तुम देखा कई बार हम देखते ना कि सियाचिन ग्लेशियर में इतने सैनिक लापता। मेरी बात समझ गई? क्या होता है कि वो इन्हीं क्रेवासेस में या बर्फ ठंड में नीचे गिर जाते हैं। अब वो नीचे, अच्छा, और ये ग्लेशियर तो बहुत ऊपर है, बात समझ गई, बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है। अब पता नहीं कितने फीट जो है नीचे जैसे वो होता है, तो फिर वो मर जाते हैं या फिर वो ट्रैप हो गए, तो वहां तो नीचे सिग्नल भी नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो है बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ समझ आ रहा है ईशानी? ये चीज है। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट, यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ्स। यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। अब देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये पहाड़ है और ये है हमारा ग्लेशियर, दिस इज ग्लेशियर। कुछ समझा है? अब ग्लेशियर जैसे नदी चलती है, रिवर मूव करती है, तो नदी क्या करती है, कोरेजन करती है। तो उस तरह से ग्लेशियर भी क्या करेगा, कोरेजन करेगा। तो वो नीचे भी और साइड में भी कोरेजन करेगा, नहीं करेगा? तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जो है ये जो ये है, ये थोड़ा सा डीप होती चली जाएगी इस तरह से, और साथ में जो है लेटरली जो है ये क्या हो जाएगी, रग्ड हो जाएगी। ठीक है, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कुछ इस तरह के आकार का वैली बन जाएगी। मेरी बात में आ गई? यू शेप। बट ये वैली किसने बनाई है, ग्लेशियर ने बनाई। अच्छा, पहले तो ग्लेशियर रहा होगा, लेकिन हुआ क्या, आइस एज के जाने के बाद जब ग्लेशियर पिघल गए या बहुत पीछे चले गए, तो ये वैली तुम्हारी दिखाई देने लगी। तो इसको हम बोलेंगे यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। समझा क्या? ये पूरी पीछे तक घाटी होगी, समझा गया? और वहां कहीं दूर से जो है इस तरह से, कहीं पर इस तरह से ऐसे करके जो है कोई स्ट्रीम आ रही होगी तुम्हारी। मेरी बात समझ गई? ऐसे करके कुछ स्ट्रीम आ रही होंगी इस तरह से, ऐसे करके दूर पीछे इस तरह से, पता ऐसे करके जो है कहीं तुम्हारी ये घाटी है इस तरह से, समझ आ गया? ये पीछे ग्लेशियर है, वहां से तो पूरा ये वैली हो जाएगी इस तरह से, समझ आ गया? ठीक है, ये दिस इज नोन एज यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, बना लो, बनाने की जरूरत ही क्या है? लिखेंगे नेक्स्ट, मोरेन्स। मोरेन्स। अच्छा, हिंदी इंग्लिश
सब में एक ही नाम रहेगा, ठीक है, मेरी बात समझ गई, क्योंकि ये जो नाम है ये इंग्लिश है ही नहीं, ये नाम तुम्हारे कोई फ्रेंच है कुछ जर्मन है, तो वो ये मत सोचना कि हिंदी इंग्लिश में कुछ और हो जाएगा, वो वही रहेगा वो, ठीक है। मोरेन्स, अब देखो मोरेन्स क्या है, हमने देखा था कि जब ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर जब मूव कर रहा था आगे, बता था ना ऊपर से जा रहे हो तुम, यहाँ देखो ग्लेशियर जब मूव कर रहा था तो ग्लेशियर ने जो है साइड में जो चट्टाने थी उनमें फ्रिक्शन लगा रहा था, क्या लगा रहा था, फ्रिक्शन लगा रहा था। अब क्या होगा कि जब वो फ्रिक्शन लगाएगा तो हम देखेंगे यहां पर ये जो पत्थर हैं ये पहाड़ में, पहाड़ को तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये जो पत्थर हैं ये तुम्हारे इसके अगल बगल गिरते चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, या अंदर ही अंदर इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये है, तो जब ये आगे बढ़ रहा है तो यहाँ इसके जो है अंदर नीचे मिट्टी पत्थर जो है ये ट्रैप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और जब ये ग्लेशियर चल रहा है तो अपने साथ उनको बहा ले जा रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे ये मिट्टी पत्थर जो है यहाँ पर ये दोनों इसके छोरों पर ऐसे करके जो है ये इकट्ठे होते चले जाएंगे, कहाँ पर, ग्लेशियर के किनारे। क्यों, क्योंकि पहाड़ से जब वो पास हो रहे हैं तो चट्टानें टूट रही हैं, मिट्टी पत्थर आ रहा है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये, सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखें कि आगे मूव कर रहा है, मिट्टी पत्थर है, तो ये भी इसमें एम्बेडेड हो जाएंगे, धंस जाएंगे, मेरी बात समझ गई। और हम देखेंगे धीरे धीरे करके जो है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके कुछ दिखाई देगा, समझ आया, ठीक है। ये ग्लेशियर बीच में से काफी साफ रहेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही हम साइड में आते रहेंगे तो हम देखेंगे मिट्टी पत्थर ज्यादा दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि इस ग्लेशियर में, ठीक है, तुम्हारे क्या होंगे, ठीक है, तुम्हारे यहाँ सैंड हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, क्ले हो सकता है, पेबल्स हो सकते हैं, कॉबल्स हो सकते हैं, या बड़े बड़े बोल्डर्स भी हो सकते हैं, समझ में आ गया, चट्टानें हो सकती हैं। तो इन सब का जो कलेक्टिव नाम है वो है मोरेन्स, क्या हो जाएगा, मोरेन्स, समझ में आ गया। तो जब ग्लेशियर चलेगा अपने साथ तो वो अपने साथ मिट्टी पत्थर को तोड़ेगा और अपने किनारों पे या अपने साइड में अंदर उसको एम्बेडेड करा लेगा, मतलब धंस जाएंगे वो। और जब ये ग्लेशियर चलेगा तो ये पूरा पूरा मिट्टी पत्थर आगे की ओर मूव करेंगे। अब सुने, अब क्या होगा कि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी तो पिघला और ये मिट्टी पत्थर जो धंसे हुए थे वो धीरे धीरे नीचे करके जमीन में बैठ जाएंगे, उनका डिपोजिशन हो जाएगा, तो मिट्टी पत्थर इस तरह से वो बैठ जाएंगे तुम्हारे। तो मोरेन्स जो है साथ चलते हैं और उसके बाद जो है वो नीचे डिपॉजिट होते हैं। तो कहाँ डिपॉजिट होंगे, तुम्हारे मोरेन्स घाटी के नीचे डिपॉजिट होंगे, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना, इस तरह से। इज इट क्लियर, ये मोरेन्स है। अब सुनो, सबसे पहले इसको नोट कर लो, ये देखता हूँ मैं, खुला होगा कि नहीं खुला होगा ये। अच्छा यहाँ देखो, अब खुल गया, बड़ी मुश्किल से दिख रहा है, मैटरहॉर्न पीक दिख रहा है, ये नीचे ऐसे करके क्वारी बनेगी, ये दूसरा, समझ आ गया, ये क्वारी दिख रही है, ये क्वारी, ये ऐसे करके एक दो इसके पीछे, तो दिस इज पिरामिडल पीक, तो ये है तुम्हारी मैटरहॉर्न पीक, दिख रहा है, ठीक है, ये चीज है, ये 1 2 3 इस तरह से करके, ये वर्ल्ड फेमस, ये तुम्हारी स्विट्जरलैंड में है मैटरहॉर्न पीक, बल्कि तुमने कई जगह ये देखी होगी इस तरह से, ठीक है, ये चीज है, ठीक।
ठीक है, ये चीज एक मिनट है। तो तब तक तुम उसको बना लो, जब तक ये खुलने में समय लेगा अपना। ठीक है, ठीक, बना दिया। तो देखते हैं, अब सुने, इतना समझ आ गया। ठीक, अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये ग्लेशियर के साइड में डिपॉजिट है मोरेन्स, तो इनको हम बोल देंगे लेटरल मोरेन्स। क्या बोल देंगे? लेटरल मोरेन्स। तो समझ आ गया। तो मोरेन्स में पहला लिखेंगे क्या होगा, लेटरल मोरेन्स, जो ग्लेशियर के साइड में डिपॉजिट है, लेटरल मोरेन्स। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? बना दिया लेटरल मोरेन्स। अब यहां देखें, मान लेते हैं ये घाटी है, ये घाटी है, ठीक है, ठीक है, ये ग्लेशियर है इस तरह से, मेरी बात में गई, ये ग्लेशियर है, और यहां हमने देखा ये क्या है, लेटरल मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स। ठीक, अब ध्यान देना, यहां पर मान लेते हैं कि ये घाटी से एक घाटी और मिल रही है, मेरी बात तुमको समझा गई, और उसके उसके बाद ये कुछ इस तरह से घाटी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज वैली, ये वैली। अच्छा, यहां पर भी ग्लेशियर होगा, यहां पर भी क्या होगा, ग्लेशियर है, ठीक है, ये पूरा ग्लेशियर है, और यहां पर भी जो है क्या हो जाएंगे, लेटरल मोरेन्स हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो ग्लेशियर है, समझ आ गया, ये ग्लेशियर मिल जाएगा आपस में, दो ग्लेशियर मिल जाएंगे, और हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि अब जो है ये ग्लेशियर दोनों मिल करके यहां पर आ गए, आ गए, ठीक है, और हम देखेंगे ये ग्लेशियर इस तरह से मिल गए। अब देखेंगे क्या होगा कि इन दोनों के जो हैं ये वाले मोरेन्स, ये आगे इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे, इस तरह से आएंगे, और इन दोनों के लेटरल मोरेन्स मिल करके जो है ग्लेशियर के बीच में आ जाएंगे, बीच में नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो रीजन है, तो ये तो था तुम्हारा लेटरल मोरेन्स, लेटरल मोरेन, और ये जब दोनों मिले तो बीच में आ गए, इसको हम बोलेंगे मीडियल मोरेन, मीडियल मोरेन। और जब ये यहां पर आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम देखेंगे इकट्ठे होकर के यहां पर ये पूरा इसके, समझ में आ गया, जहां पर ग्लेशियर खत्म हो रहा है वो भी मिट्टी पत्थर इस तरह से है, तो इसको हम बोल देंगे टर्मिनल मोरेन, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर टर्मिनेट हो रहा है, इसको हम बोल देंगे टर्मिनल मोरेन। कुछ समझ आ रहा है? और हम देखेंगे कि ग्लेशियर के जो नीचे, ग्लेशियर के नीचे जो मिट्टी पत्थर इकट्ठे हो रखे हैं, उनको हम बोल देंगे ग्राउंड मोरेन। क्या बोल देंगे? ग्राउंड मोरेन। पक्का? लेटरल मोरेन समझ आ गया?
ये इनवर्ड वाले लेटरल मोरेन्स मिलके बीच में आ जाएंगे तो बनाएंगे मीडियल मोरेन। और हम देखेंगे ये लास्ट में जो है यहाँ पर ग्लेशियर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टर्मिनल मोरेन। समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो जैसे हमने देखा था ग्लेशियर जब मूव कर रहा था तो इसके नीचे जो है जितने भी मिट्टी पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं वो हो जाएगा ग्राउंड मोरेन। इज इट क्लियर? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा है? बुक नहीं, वो तो ऐसी रेफरेंस के लिए रखी रहती है मैंने, ताकि मैं टॉपिक भूल जाता हूँ ना कौन कौन सा है टॉपिक। फिर एनसीईआरटी बहुत अच्छी है 12th की है। क्यों नहीं? सारे के सारे, चाहे सिविल की तैयारी करो चाहे किसी की तैयारी करो, एनसीईआरटी तो अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बुक्स है। मैं बताऊं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो बहुत सफिशिएंट है। 9, 10th, 11th, 12th समझा है। और अगर बड़े एम्बैरेसमेंट हो रहा है तो ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन पे जो है एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है, तो कोई नहीं, फिर भी कोई कुछ नहीं, उनको बोलो एनसीईआरटी दे दो ज्योग्राफी की। मेरी बात समझ गई? वो बहुत इंपॉर्टेंट है किताब, क्योंकि सवाल नहीं, कोशिश करना होता है 11th, 12th और हाँ 11th, 12th सफिशिएंट है। उसको तुम 10 बार घोट के पी जाओ, सफिशिएंट। मेरी बात समझ गई? ठीक है फिर स्टूडेंट्स,